हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है अब हम लोग लेक्चर 3 करने वाले हैं अपना बेसिक मैथ्स का। तो हमने जो है दो लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए बेसिक मैथ्स के। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। बाकी या फिर आप चैनल पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो, विश्वास बैच करके मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का लिंक। तो उसमें मैंने जो दो लेक्चर्स करवा दिए वो अगर आप नहीं देखोगे तो फिर ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मतलब कर लेना उसको भी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी ये लेक्चर 3 जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री लाइक एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे मोस्ट ऑफ द फिजिक्स में यूज किया जाता है, इसलिए इस टॉपिक को जो है पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो लाइक कल मैं कुछ आपके सजेशंस को पढ़ रहा था। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आगे के जो भी चीजें होंगी लाइक नोट्स वगैरह या फिर जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वो मैं उसी ग्रुप में भेजूंगा। तो अभी तक मैंने कोई भी वर्कशीट वगैरह इसलिए नहीं भेजी है बिकॉज अभी तो हम बेसिक मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो कोई ऐसा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने का कोई मतलब बनता नहीं है। बट हाँ, फिर भी मैं पूरा बेसिक मैथ्स जब हो जाएगा तब मैं आपको एक वर्कशीट भेज दूंगा जो इसी पूरे के बेसिस पर होगी। ठीक है, और प्लीज ये वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक अगर आपको लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो, बिकॉज जितने नंबर ऑफ व्यूज होते हैं लेक्चर पे उसके आधे भी लाइक्स नहीं होते। तो आप लाइक नहीं करोगे, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मुझे लाइक मोटिवेशन कैसे मिलेगा, खुद ही सोचने वाली बात है। तो प्लीज इस लेक्चर को देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है लेक्चर में या कुछ भी आपका सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हो, सो दैट कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, एंड एक और चीज है लाइक कुछ स्टूडेंट्स ये सजेशन दे रहे थे कि हम जो है काफी बेसिक से पढ़ रहे हैं, इतना बेसिक से नहीं पढ़ना चाहिए, एंड बिकॉज इसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने क्या रखा है, मैंने सबका ख्याल रखा है। यानी कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको कुछ भी नहीं आता, बेसिक मैथ्स थोड़ा बहुत भी नहीं आता, और कोई ऐसा है जिसको बहुत अच्छे से आता है, तो मैं सबको बैलेंस करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि मैं आपको अभी फाउंडेशन जो आपका है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ बेसिक मैथ्स में, इसलिए अच्छे से पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपको आगे जाके कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखो क्या है कि अगर एक बार अपना बेसिक अच्छा कर लोगे ना, फिर उसके बाद क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और न्यूमेरिकल तो फिर आप फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व कर ही लोगे। क्योंकि चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या फिर कोई भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो या बीएससी पैरामेडिकल का हो या सीयूईटी का हो या किसी का भी हो, यानी कि बायोलॉजी वाले जो कैंडिडेट्स फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उनके क्वेश्चंस का लेवल कोई जेई मेंस या फिर जेई एडवांस लेवल का नहीं होता कि उन्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। जनरली क्वेश्चंस कैसे होते हैं आपके, ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ होते हैं जहां पे थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, लेकिन मैक्सिमम आप मान सकते हो फिजिक्स का जो पोर्शन रहता है 70 to 80% आपका फॉर्मूला बेस्ड रहता है। यानी कि फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होकर आंसर आएगा, तो फॉर्मूला लगाया, आंसर आप कैलकुलेशन को यूज करके निकालोगे। इसलिए बेसिक मैथ्स पढ़ना जरूरी है कि कैलकुलेशन की कैसे जाती है, कॉन्सेप्ट कैसे यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लो, अगर आता है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो भी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और बाकी आगे के जो चैप्टर्स होंगे फिर लाइक मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दूंगा, तो उसके लिए आप प्लीज वरी मत करो कि ऐसे चलेंगे तो बहुत स्लो चलेगा। मैं सबको ध्यान में रख के ये चीजें कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज जो भी है इस चीज को फॉलो करो, आप लाइक ट्रस्ट रखो एंड इस चीज को बस फॉलो करते रहो, आपको कुछ दिन बाद खुद अपने अंदर इंप्रूवमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब एक कैंडिडेट ने कमेंट सेक्शन में मेरे को बोला कि भाई बेसिक मतलब क्या मैथ्स भी आता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में? अरे भाई, ये मैथ्स जो है वो हम फिजिक्स में यूज करने के लिए पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं आता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में या नीट के एग्जाम में। ठीक है, फिजिक्स में काम आएगा इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलो अब लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी जो भी सजेशंस वगैरह हो वो देते रहना अपने, चाहे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे बता देना। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, टेबल्स मैंने आपको याद करने को बोला था, याद कर ली होंगी तो अच्छी बात है, नहीं करी तो कर लेना। और दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर याद करनी है वो करना है स्क्वायर्स। ठीक है, स्क्वायर्स जो है वो आप 1 से लेके 20 तक के याद कर लेना। ठीक है, स्क्वायर का मतलब पता ही होगा ना, जैसे क्या होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो अप टू 20 जो है आप स्क्वायर से याद कर लेना, और क्यूब जो होते हैं वो आप याद कर लेना अप टू 15। अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 तक तो याद कर लेना। क्यूब का मतलब क्या है, जैसे मैं 2 क्यूब की बात कर रहा हूँ तो 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यानी कि 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो इस तरीके से क्यूब जो है वो आप 15 तक याद कर लेना। तो ये लाइक अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ,
तो इतना आपको आज लाइक करना होगा, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टॉपिक है वो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली यहाँ पर लाइक जो टर्म है वो आपका ट्राई से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये TRI ट्राई आप देख रहे हो, ट्राई का मतलब होता है कि नंबर ऑफ 3, यानी कि 3 जिसमें हो, ठीक है। और मेट्री का मतलब यहाँ पर ये होता है, गोनो का मतलब लाइक यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एंगल, और मेट्री का मतलब यहाँ पर हो गया मेजरमेंट, ठीक है। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर लाइक एंगल या फिर साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो वो हम जिस टॉपिक के अंदर डील करते हैं उससे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न्ड विद ओनली 3 साइडेड फिगर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और इसमें भी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपका जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपका नहीं होगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इतनी चीज आपको याद रखनी है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, कल मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ाया था तब मैंने आपको समझा दिया था। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर साइड होती है और एक उसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मान लो मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इस तरीके का मैंने क्या बना लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये ए लिख दिया यहाँ पर, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। पॉइंट्स कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा मेरा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएगा। बाकी दो एंगल से मुझे मतलब नहीं है, वो कितने भी हो सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, वो कितना होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। तो अगर एंगल सी यहाँ पर 90, तो एंगल ए प्लस बी कितने के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो ए या बी 90 में से आपके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज जो है वो हमको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले जो रेशियो आता है वो आता है हमारा साइन रेशियो, ठीक है। फिर आता है हमारा कोसाइन रेशियो, फिर आता है टेंजेंट रेशियो, ठीक है। और उसके बाद आता है कोस कोसकेंट रेशियो, फिर आता है सीकेंट रेशियो, ठीक है। फिर आता है कोटेंजेंट रेशियो, ठीक है। अब ये क्या होता है अभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये मैंने जो लिया है, इसमें एक एंगल तो आपका 90 डिग्री हो गया, और मान लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है इसको मैंने कह दिया क्या है, ये थीटा एंगल है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके डिफाइन होते हैं, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर एंगल सी जो है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी आपके पास बचे। तो एंगल ए या फिर एंगल बी के लिए हम ये सारे के सारे रेशियोज को डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने कहा कि भाई एंगल बी जो है वो मेरा थीटा के बराबर है, और थीटा एंगल के लिए आप जो है मेरे को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताओ कि क्या क्या होंगे और कैसे कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये साइन रेशियो का मतलब होता है, इसी को हम शॉर्ट में SIN लिख देते हैं, बोलते इसको साइन ही है, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ थीटा, यानी कि साइन रेशियो मेरे को किसका बताना है, थीटा एंगल का बताना है। तो मैंने साइन थीटा लिख दिया, उसमें से ई गायब हो जाता है और SIN बन जाता है। यानी कि हमें क्या लेना होता है, स्टार्टिंग के 3 3 लेटर्स लेने होते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें 5 ले लेते हैं, और इसमें फिर 3 ले लेंगे, और लास्ट में जो बचा है इसमें से भी 3 ले लेंगे, ठीक है। और उनके आगे क्या लगा देंगे, हम थीटा थीटा लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा, ये हो गया हमारा टेन थीटा, ये हो गया हमारा कोसेक थीटा। अब देखो लेते यहाँ पर भी हम लोग 3 ही, लेकिन 3 लेते तो वापस से कॉस थीटा बन जाता, लेकिन कॉस थीटा तो हमने सेकंड वाले में ऑलरेडी डिफाइन कर लिया। तो इसलिए यहाँ पर 5 लेटर्स ले लेते हैं इसमें से, तो ये कोसेक थीटा बन जाता है। फिर यहाँ पर क्या हो गया, सेक थीटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका कॉट थीटा हो गया,
ठीक है। तो किसी भी एंगल थीटा जो है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो आपके 6 होते हैं। साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेंजेंट रेशियो, कोसेकेंट रेशियो, सीकेंट रेशियो एंड कोटेंजेंट रेशियो। और उनको जब शॉर्ट में हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है। इनिशियल के 3 लेटर्स आपको लेने हैं, बस कोसेक कोसेकेंट के केस में 5 लेने होते हैं, बिकॉज अगर 3 लेंगे तो वापस से वो कॉस थीटा ही बन जाएगा। तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने के लिए हमने कोसेक थीटा बना दिया कोसेकेंट को। समझ आ गई होगी इतनी बात आपको? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूं कि भाई साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, तो हमेशा आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि साइन थीटा जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है। अब परपेंडिकुलर कौन सा है भाई? ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, नीचे वाली साइड क्या है? बेस साइड है, और ये वाली साइड कौन सी है? हाइपोटेनस साइड है। समझ आ गई बात? तो साइन थीटा जो होता है हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरीके से कॉस थीटा जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। टेन थीटा क्या होता है भाई? टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। उसके बाद सेक थीटा क्या होता है भाई? सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका रेशियो होता है। और कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है। अब ये याद कैसे करने हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने देखा साइन थीटा, वो हमने क्या लिया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया। कॉस थीटा जो हमने लिया वो क्या लिया? बेस अपॉन हाइपोटेनस लिया। अब टेन थीटा अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर दो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है? हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। यानी कि जब आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस करोगे तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस आपस में कट जाएंगे, और टेन थीटा जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। समझ आ गई बात? अब क्या है जो नेक्स्ट वाला है यहाँ पर? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा यहाँ पर देखो कितना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, कोसेक थीटा यहाँ पर क्या हो गया? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। मतलब क्या होगा? रेसिप्रोकल हमने ले लिया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से यहां पर जब आप देखोगे जो कॉस थीटा है वो आपका क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका सेक थीटा होता है, जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। ठीक है। और इसी तरीके से जो टेन थीटा होता है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो आपका कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप अगर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला ये याद कर लेते हो तो बाकी तीन के क्या हो जाते हैं? उनके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा किसका? टेन थीटा का रेसिप्रोकल। अब इतनी बात आपके दिमाग में आ चुकी होगी। ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो मेरे को कोई भी ट्राइंगल दिया है, सपोज यही वाला जो ट्राइंगल हमने माना ये वाला है, तो अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करता हूं तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है? एसी है, और हाइपोटेनस वाली साइड कौन सी है? एबी है। तो इसका रेशियो क्या हो गया? एसी अपॉन एबी के बराबर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस करता हूँ तो बेस वाली साइड क्या है? बीसी है, और हाइपोटेनस की साइड क्या है? एबी है। तो ये बीसी अपॉन एबी हो गया इस ट्राइंगल के लिए। अब यहाँ पर टेन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर क्या है? एसी है, और बेस की वैल्यू क्या है? बीसी है। तो ये आपका एसी अपॉन बीसी हो गया। उसके बाद कोसेक थीटा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस क्या है? एबी है, और परपेंडिकुलर क्या है? एसी के बराबर है। ठीक है। और नेक्स्ट है सेक थीटा जो कि हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर है। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है? एबी है, और बेस जो है वो हमारा क्या है? बीसी है। और ये जो है आपका कॉट थीटा जो कि बेस अपन परपेंडिकुलर है, तो ये बेस क्या है? इसमें बीसी है हमारे ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? एसी है। तो इस तरीके से हमने रेशियोज को ट्राइंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर लिया। अब मान लो आपको इस ट्राइंगल में तीनों साइड की वैल्यू अगर दी जाती है, जैसे मान लो एसी आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, बीसी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, एबी आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, तो आप वो वैल्यूज रख के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल भी सकते हो थीटा एंगल के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है। और मान लो आपके पास सपोज साइन थीटा, अगर मान लो ये ट्राइंगल में आपको साइन थीटा क्या है? एसी अपॉन एबी है, इसके बराबर है। और मान लो एसी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? एसी की वैल्यू मान लो हमारे पास है 5, और एबी की जो वैल्यू है मान लो हमारे पास है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू सपोज अगर मेरे पास यहां से इस ट्राइंगल में 5/13 आ जाती है, तो यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं किस तरीके से? साइन इनवर्स 5/13 करके। ठीक है।
इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि थीटा की वैल्यू जो है आपकी साइन, मतलब साइन की जो वैल्यू है वो 5/13 किस एंगल पर होती है उसको डिनोट करने के लिए हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मान लो हमारे पास 5/13 है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 5/13। यानी कि थीटा की किस वैल्यू पर साइन रेशियो 5/13 के बराबर होता है। तो अगर हमें ये चीज पता चल जाए तो हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, थीटा कितना डिग्री के बराबर है। आ गई बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा भी क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बराबर। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनके फॉर्मूले मैंने बता दिए। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कोसेक थीटा आप क्या कर दो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, सेक थीटा के केस में कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो, और कॉट थीटा के केस में क्या कर दो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा, यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक बार पढ़ लिए। ओके, अब यहां से मैं आपको कुछ और लाइक यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इफ परपेंडिकुलर, चलो एक चीज मैं आपको यहाँ पर और पहले बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता दूं। जैसे मान लो अभी जो हमारे पास ट्राइंगल था वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ये जो एंगल था ये 90 डिग्री का था, और इसको हमने क्या मान लिया था, इधर हमने थीटा एंगल मान लिया था। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करा। अब मैं ये कह देता हूं कि सपोज मेरे पास जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके का है। मैं इस ट्राइंगल को हटा देता हूं। मैंने कहा कि भाई जो है मेरे पास ट्राइंगल जो है सपोज ऐसा ही है। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री के बराबर है, ये साइड ए है, ये बी है, और ये सी है। अब मैंने कह दिया कि भाई थीटा जो है वो ये है। ठीक है, तो थीटा अगर ये है, तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, साइन थीटा निकालूंगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला मेरे को याद है, क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब आप ये सोचोगे, देखो आपको क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि बेस ये वाली साइड थी। ठीक है, आपने जो अभी ऊपर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग बेस आपकी ये वाली साइड थी, परपेंडिकुलर आपका ये वाला था, और हाइपोटेनस आपका ये वाला था। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, कि जब भी आप परपेंडिकुलर लेते हो, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर क्या है ना, परपेंडिकुलर वाली जो साइड है वो ये वाली भी हो सकती है, और ये वाली भी हो सकती है। क्योंकि अगर आप ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, अगर मान लो मैं इसको रोटेट कर दूं, और रोटेट करके मैं क्या कर दूं, इस ट्रायंगल को ऐसा बना दूं। ठीक है, रोटेट करके मान लो मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बना दूं, तो ये क्या होगा, ये वाली साइड सी हो गई, ये वाली बी हो गई, और ये वाली साइड ए हो गई। मैंने इस ट्रायंगल को क्या करा, रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने पे ये हो गया। तो अब आप कहोगे कि भाई परपेंडिकुलर मेरा ये वाला बन गया, लेकिन बीसी इस वाले ट्रायंगल में क्या था, पहले वाले ट्रायंगल में बीसी किसके बराबर था, बेस के बराबर था। लेकिन जब आपने ट्रायंगल को रोटेट किया तो यही वाला बीसी जो है अब क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। क्योंकि आप वो वाला अगर कॉन्सेप्ट यूज करोगे जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा था, कि भाई जिस पर आप सीढ़ी लगाते हो वो आपका क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर बन जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट से देखोगे तो परपेंडिकुलर आपका जैसे ही आपने ट्रायंगल को रोटेट करा वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर जो चीज ध्यान रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं, वो ये ध्यान रखनी है कि जो मतलब ये है कि परपेंडिकुलर जो साइड है वो आपकी कोई भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि सपोज हमारे पास ये अगर ट्रायंगल है, तो ये जो आपका ये वाली जो साइड होती है, जो तिरछी वाली साइड होती है, वो तो आपका हमेशा हाइपोटेनस रहेगी। लेकिन परपेंडिकुलर आपका ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, या बेस ये वाला भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है, बिकॉज दोनों ही साइड क्या है, 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो कोई भी इनमें से परपेंडिकुलर बन सकता है, कोई भी इनमें से बेस बन सकता है। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, बेस कौन सा बनेगा, इसको किस रूल से हम लोग डिफाइन करेंगे वो समझ लेते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा रूल है जो हमें करेक्ट करके ये बताएगा कि भाई परपेंडिकुलर वाली साइड किसको लेना है, और बेस वाली साइड किसको लेना है वो समझना है। ठीक है, अगर मान लो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो साइन थीटा कर रहे हैं, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो उसमें हमें परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई परपेंडिकुलर कौन सा वाला है, नीचे वाला लेंगे या ऊपर वाला लेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है, ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड होती है, वो आपकी हमेशा हाइपोटेनस होती है। इतनी चीज आपको पता है। अब कंफ्यूजन किस में है कि परपेंडिकुलर इधर वाली साइड को लेंगे या इस वाली को लेंगे, या बेस इस वाली को लेंगे या इस वाली को लेंगे, किसको लेंगे।
ठीक है, तो कंफ्यूजन ये वाला है। तो ये कंफ्यूजन आपका कैसे दूर होगा? तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, अगर मान लो थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है, थीटा इस तरीके से दिया है और इस पर्टिकुलर थीटा के लिए आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमेशा आपको एक रूल ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर साइड इज ऑलवेज टेकन, perpendicular side is always taken that is present just opposite to angle theta for which trigonometric ratios are to be determined। ठीक है, तो देखो इस लाइन का जो ये मतलब है, ये बेसिकली मतलब क्या है, इसको नोट करके आप नोट डाउन करना। इस लाइन का बेसिकली मतलब क्या है कि परपेंडिकुलर साइड इज ऑलवेज टेकन दैट इज प्रेजेंट जस्ट अपोजिट टू एंगल थीटा फॉर व्हिच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आर टू बी डिटरमाइंड। यानी कि जिस थीटा एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, उस थीटा के सामने वाली जो अपोजिट साइड है, आप हमेशा परपेंडिकुलर उसको मानोगे, और जो तीसरी बची हुई साइड होगी उसको आप ऑटोमेटिकली बेस मान लोगे। अब मान लो मेरा अगर ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री एंगल है, और मैंने ये कहा कि भाई अब मेरा थीटा यहां पर है। अब आप इस थीटा के लिए मेरे को बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबके फॉर्मूले में क्या आएगा भाई, परपेंडिकुलर का इस्तेमाल होगा। साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर तो हमें चाहिए होगा। अब कैसे पता करेंगे? ये थीटा अगर एंगल हो गया तो थीटा के सामने वाला जो साइड है इसको आप परपेंडिकुलर मान लोगे, और जो बची हुई साइड है आप उसको बेस मान लोगे। कहने का मतलब बस इतना सा था। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि जिस भी एंगल के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, उसमें वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, मतलब वो जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर मानोगे, और बची हुई जो तीसरी साइड होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, बेस साइड बन जाएगी। कहने का मतलब बस इतना सा था। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक ratios for the given triangle। ठीक है, ट्राइंगल सपोज मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, फॉर द गिवन ट्राइंगल तो बोल दिया, इसमें दो कंडीशन लिख देता हूं, पहला फॉर एंगल थीटा और दूसरा फॉर एंगल अल्फा। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि भाई ये तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला थीटा एंगल है और ये वाला अल्फा एंगल है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। बस इतनी चीजें मान लो आपको दी है। ठीक है, और चलो इस यहां पर इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। सपोज ये 5 है, ये 12 है और ये 13 के बराबर है। क्लियर है? तो ये सपोज मेरे पास ये ट्राइंगल दिया है, आपको थीटा और अल्फा सभी के लिए क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी कि फॉर एंगल थीटा, इसके लिए हम जो है टी रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज आर एज फॉलोज। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर कौन सा वाला लेंगे, थीटा के अकॉर्डिंग अगर हमें परपेंडिकुलर लेना है तो मतलब थीटा के केस में हम थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, किसके लिए, थीटा के लिए। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस तो यही रहेगा हमेशा, और बेस वाली साइड की होगी ये वाली होगी। ये किसके लिए, थीटा एंगल के लिए हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, ग्रीन वाला किसके लिए, फॉर थीटा। तो अब यहां पर देखो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है, एसी है, और हाइपोटेनस वाली साइड क्या है, एबी है। तो एसी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके ट्राइंगल में, 5 है। एबी यानी कि जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू कितनी, 13। तो 5/13 साइन थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी के भी निकाल सकते हो।
कॉस थीटा जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। जो भी इसकी वैल्यू होगी, बेस की वैल्यू क्या है भाई, बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है, एबी है। तो ये क्या हो गया, बीसी अपॉन एबी। ठीक है, टेन थीटा जो है वो निकालोगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कोसेक थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर सेक थीटा निकालोगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और कॉट थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब मैं यहाँ से इसकी सबकी वैल्यू लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है, एसी है, और बेस क्या है, बीसी है। तो ये क्या हो गया, एसी अपॉन बीसी। ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया। तो साइन थीटा अगर आपको ये दिख रहा है एसी अपॉन एबी, तो ये क्या हो जाएगा, एबी अपॉन एसी हो जाएगा। या आप अगर हाइपोटेनस भी देखोगे तो हाइपोटेनस आपका एबी के बराबर है, ये देखो। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, एसी के बराबर है, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। सेक थीटा भाई किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का होता है। तो कॉस थीटा अगर ये है या ये है तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी। ठीक है, और कॉट थीटा जो है वो आपका क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी के बराबर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। ठीक है, इतना समझने के बाद अब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है। तो बीसी की वैल्यू क्या है भाई, बीसी की वैल्यू है 12 और एबी की वैल्यू 13। तो इसका आंसर क्या हो गया, 12/13 हो गया। उसके बाद टेन थीटा क्या है, एसी अपॉन बीसी है। एसी की वैल्यू क्या है, 5 है, और बीसी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 12 है। तो ये 5/12 हो गया। ठीक है, चाहो तो ट्राइंगल से कंफर्म कर लो। उसके बाद सेक थीटा आपको मैंने बताया रेसिप्रोकल होता है किसका भाई, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा आपको पता है 12/13 है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सॉरी, कोसेक थीटा की बात करते हैं ना पहले, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा अगर 5/13 है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप AB की वैल्यू देख लो रख के, AB आपको 13 मिलेगा ट्रायंगल में, AC देखोगे तो AC आपका 5 है, वही सेम वैल्यू आएगी। सेक थीटा मैंने आपको बताया किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का होता है। कॉस थीटा का 12/13 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा, इजी। कॉट थीटा मैंने आपको बताया किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन थीटा का होता है। टेन थीटा अगर 5/12 है तो ये क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ट्राइंगल से देखने की जरूरत ही नहीं है जब हमें सिंपल से रूल ये पता है। समझ आ गई बात। तो ये हमने किसके लिए निकाल लिए, थीटा एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए। अब जब आप यहाँ पर अल्फा एंगल के लिए निकालोगे, ठीक है, सपोज जब मैं यहाँ पर अल्फा एंगल के लिए निकालूंगा, तो बस चेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे लेकिन वैल्यूज यहाँ पर अलग अलग आएंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर जो वो चेंज हो जाएगा। अगर हम अल्फा एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर वाली जो साइड है वो अब हमारी ये वाली बन जाएगी, और हाइपोटेनस तो यही रहेगा, और बेस जो होगा वो आपका ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो बेस आपका ये बन गया। तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर जो था वो अब अल्फा एंगल के लिए बेस का काम कर रहा है, और थीटा एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर था वो अब, सॉरी, थीटा एंगल के लिए जो बेस था वो अब इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। ठीक है, बस इतनी सी चीज यहाँ पर चेंज हो जाएगी। इस वजह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनकी वैल्यू आपकी अलग अलग आएगी। साइन अल्फा आएगा, फिर कॉस अल्फा आएगा, टेन अल्फा आएगा। ठीक है, उस तरीके से इसी तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो अल्फा की जो वैल्यूज है वो आप मेरे को निकाल के बताओगे। तो या तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर जाके मैसेज करना अपना आंसर, या फिर यही वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर आपका चाहिए। ठीक है, अल्फा एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, यानी कि साइन अल्फा कितना है, कॉस अल्फा कितना है, और टेन अल्फा कितना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोसेक अल्फा कितना है, सेक अल्फा कितना है, और कॉट अल्फा कितना है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप बताओ। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो उसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, क्या है कि जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। यानी कि साइन थीटा जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कोसेक थीटा होता है वो आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, मान लो कोसेक थीटा को आप इधर ले जाओ, साइन थीटा को इधर ले जाओ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमें सिंपल ट्रांसपोजिशन का रूल पता है। तो बस, तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन ये वाला हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, जो आपका कॉस थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो सेक थीटा होता है वो आपका 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि मान लो कहीं पर किसी ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 5/3 है,
तो 1/5/3 करने का मतलब क्या होता है भाई, आप 5/3 को उल्टा कर दोगे, कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। आगे बात समझ में। 1/5/3 करने का मतलब क्या है कि 3/5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। किसी के नीचे मतलब किसी को भी हम 1 के नीचे लेके आते हैं तो इसका मतलब है हम उसके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, बस इतनी सी कहानी होती है। ठीक है। तीसरा जो है वो यहाँ पर टेन थीटा के लिए, तो जो टेन थीटा आपका होता है वो आपका 1/cot थीटा होता है, यानी कि cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है। या दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि cot थीटा जो होता है वो आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। आ गई होगी बात इतनी समझ में। ठीक है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो ये है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है वो आपका टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो और उनको आपस में डिवाइड कर रहे हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वो आपको हमेशा किसकी वैल्यू देगा, टेन थीटा की देगा। इसको आप कर भी सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसको प्रूव अगर करना है तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा, ऊपर वाला ऐसे ही रहता है, नीचे वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई में आके क्या होता है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया है ये किसी भी ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आप प्रूव भी कर सकते हो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। इसी तरीके से आपके पास एक और रिलेशन होता है, वो ये है कि जो कॉस थीटा है और साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा अगर हम निकालते हैं तो वो आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। ठीक है। अब ये हुआ कैसे, आपने क्या करा, यही वाले जो आपका फोर्थ वाला रिलेशन था इसमें दोनों तरफ आपने रेसिप्रोकल लगा दिया, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आपने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, और राइट साइड में टेन थीटा को आपने 1/tan थीटा कर दिया। और 1/tan थीटा अभी हम पढ़कर आ रहे हैं क्या होता है भाई, 1/tan थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो राइट हैंड साइड हमारी कॉट थीटा के बराबर यहाँ पर बन गई। ठीक है। तो फोर्थ वाले रिलेशन का जब आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल करोगे तो आपको फिफ्थ वाला रिलेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसको भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो फिफ्थ वाले को, जैसे मैंने फोर्थ वाला किया है। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो जनरली आगे हमारे फिजिक्स में यूज किए जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की बात हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज कैसे हैं, जैसे हमारे पास पहली जो आइडेंटिटी है वो होती है वन प्लस, सॉरी वन प्लस नहीं, ठीक है, पहली जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वन होती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मान लो कोई एंगल थीटा है, वहां आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो और उनका स्क्वायर करते हो और उनको ऐड करते हो, तो वो आपको जो देगा वो हमेशा वन के बराबर देगा। आगे बात समझ में। ठीक है। अब ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, समझ गए। तो पर प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखो, ये मान लो मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये एंगल ये 90 डिग्री हो गया, और ये वाली साइड मान लो परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड मान लो बेस है, और ये वाली क्या है, हाइपोटेनस है। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ये है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितने के बराबर आएगी, ये एलएचएस हम लोग लेके आ रहे हैं, तो ये जो है कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हमने कॉमन ले लिए, ऊपर क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर आ गया। अब आपको ये पता है कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये किसके स्क्वायर के बराबर होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। किस प्रॉपर्टी से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये हम पढ़ चुके हैं कल। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या बन गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर बन गया, और नीचे भी हाइपोटेनस का स्क्वायर था, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, वन आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये रिलेशन प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दो और आइडेंटिटीज होती हैं। एक होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, और तीसरी एक आइडेंटिटी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है।
तो ये रिलेशंस जो है वो आप याद रखना आगे के लिए, बस अभी आपको इतना ही याद करना है, ठीक है। बाकी जो भी आगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। बेस बनाने के लिए इतना जरूरी था कि इतना आपको आना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो ये है कि देखो, अगर मान लो मैं ये लिख रहा हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों बातों का मतलब एक ही होता है, यानी कि साइन थीटा का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं साइन थीटा स्क्वायर, अगर सपोज मैं ऐसे लिखता हूं, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि साइन हम कर रहे हैं किसका, थीटा का, जो स्क्वायर आएगा उस वैल्यू का। यानी कि थीटा मान लो अगर हमारे पास 30 डिग्री के बराबर है, तो 30 डिग्री का पहले मैं स्क्वायर करूंगा और उसके बाद फिर मैं साइन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा हुआ है, इस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है, तो उसका मतलब यह है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर किया गया है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, मान लो 5 थी, तो अगर मैं ये लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि 25, सपोज ये होता है इसका मतलब। और दूसरी चीज, जैसे साइन थीटा स्क्वायर लिखा है, तो थीटा मान लो मेरे पास 2 था, ठीक है। तो साइन थीटा स्क्वायर का मतलब ये है कि साइन 2 का स्क्वायर, यानी कि साइन 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो साइन 4। अब साइन 4 की वैल्यू जो भी आएगी वो मेरा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीजें ये हो सकती हैं, लेकिन जनरली जो आपको देखना होता है वो यही देखना होता है, मतलब यही चीजें आपको मिलती हैं। जो पहला वाला चीज जो आपको दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज आपको नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक आपको कभी इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट सम एंगल्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ टी रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। ये टेबल आप सभी को कल तक याद हो जानी चाहिए, ये भी आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज याद करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस इतने ही एंगल्स की वैल्यू आपको याद करनी होती है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किस किस की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, और उसके बाद कौन सा रेशियो आता है हमारा, कोसेक की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉट, ठीक है। इतनी चीज हो गई। अब यहां पर कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूं, यानी कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है, साइन 0 डिग्री कितने के बराबर होता है वो मैं यहां लिखूंगा। कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर कितनी होती है वो मैं यहां लिखूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ 45 डिग्री के लिए सभी रेशियोज की, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है वो मैं यहाँ लिखूंगा। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ लिखूंगा। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है वो यहाँ लिखूंगा। तो इस तरीके से जब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं तो ये हमारी टेबल जो पूरी बन जाएगी। इस टेबल को याद करने का मैं आपको तरीका भी बता दूंगा कि कैसे आपने याद करना है, ठीक है। तो अब देखो, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो 0 डिग्री होता है उसके लिए साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पर 1 होती है, और टेन की वैल्यू यहां पर 0 डिग्री पर 0 होती है, ठीक है। उसके बाद 30 डिग्री की बात करें, नीचे के अभी हम लोग बात करेंगे, बाकी की जो तीन है पहले ये तीन करने, क्योंकि बाकी के तीन हमें पता है भाई ऊपर वालों के रेसिप्रोकल होते हैं, तो करना आसान है, बस पहले तीन की वैल्यू याद कर लें। तो इसकी क्या होती है, 0 1 0 ऑर्डर में आप याद रखो, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की कितनी वैल्यू होती है 1 होती है, टेन 0 डिग्री की 0 होती है। 30 डिग्री के केस में अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1/2 होती है, ठीक है, 1/2। चलो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, ऐसे नहीं लिखता हूं, इस तरीके से, ये होती है 1/2। कॉस 30 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो आपकी वैल्यू होती है √3/2। टेन 30 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। उसके बाद 45 पर आते हैं, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की भी वही वैल्यू होती है 1/√2, और टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है, ठीक है। साइन 60 डिग्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये होता है आपका √3/2।
cos 60 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 1/2, और tan 60 डिग्री की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये होता है आपका √3 के बराबर। √3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। 90 डिग्री के केस में जब हम जाएंगे तो sin 90 आपका होता है 1 के बराबर, ठीक है। और cos जो होता है, cos 90 जो होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, ठीक है। और tan 90 जो होता है वो आपका अनडिफाइंड होता है, या आप इसको कई बार इंफिनिटी से भी शो कर देते हो, बिकॉज इंफिनिटी का कोई मतलब नहीं होता, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम अनडिफाइंड लिखें या इंफिनिटी लिखें एक ही बात है लगभग, ठीक है। तो हमने क्या करा, साइन कॉस टेन की जो है ये वैल्यू बना ली। अब इसको याद कैसे करना है, 0 डिग्री के लिए आप क्या कोड आपको याद रखना है 010, ठीक है। जेम्स बॉन्ड का कोड याद रखना है 010, कि 0 डिग्री के लिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद 30 डिग्री पे आओगे तो इसकी 1/2, √3/2 और 1/√3 होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये 45 है इसकी 1/√2 1/√2 1 होती है, √3/2, और 60 की जो होती है वो √3/2 1/2 √3 होती है। और यहाँ पे देखोगे 90 डिग्री के केस में 10 और अनडिफाइंड होती है, ठीक है। अब देखो, आपको अगर बहुत सिंपल तरीके से याद करना है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि बस साइन साइन वाला जो सीरीज है, यानी कि सभी की साइन की वैल्यू एक तो आप याद कर लो, और सभी की कॉस की वैल्यू आप लोग याद कर लो। इससे आपकी जो पूरी टेबल है, ऑल 6 रेशियोज की जो टेबल है वो आपकी टेबल बन जाएगी, आपको पूरी याद हो जाएगी। बस आप इन दो की याद कर लो, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की भी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, 90 के केस में 1 और 0। तो यहां पर मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूं कि 0 डिग्री के केस में यहां पर देखोगे और 90 के केस में देखोगे तो ये आपका 0 1 है, ये आपका 1 0 है। समझ आ गई बात। 30 के केस में देखोगे ये 1/2 √3/2 है, और ये √3/2 1/2 है। कितना आसान हो गया देखो याद करना, यानी कि जो वैल्यू 0 के केस में साइन और कॉस की, वो 90 के केस में उधर जाके ऑपोजिट हो जा रही है। उसी तरीके से जो 30 के केस में यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू है वो 60 के केस में जाके ऑपोजिट हो जा रही है, यानी कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, उसी तरीके से कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो इधर चली गई, और ये वैल्यू आप देखोगे इधर चली गई, और इसी तरीके से 0 और 90 डिग्री में देख सकते हो ऊपर नीचे हो रही है वैल्यू, और बीच में जब आप आ जाते हो यहाँ पर 45 डिग्री पे तो दोनों वैल्यूज कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। तो मैंने आपको साइन और कॉस की टेबल भी इतनी आसान करके दिखा दी। मुझे ये पता है कि भाई आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज पहले नहीं देखी होगी इस टेबल में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने ये दो सीरीज भी याद कर ली, तो दो सीरीज याद करने पे आपका सारी रेशियोज जो है, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब की वैल्यू आप याद कर लोगे। कैसे कर पाओगे, टेन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए कि जो टेन थीटा होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि अगर मुझे टेन 0 की वैल्यू निकालनी है तो मैं साइन 0 अपॉन कॉस 0 कर दूंगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री, सॉरी, टेन 0 डिग्री की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, इसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब यहां से एक और नया कॉन्सेप्ट बनता है भाई, नया कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि 0/1 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, इसको भी समझ लो। यहां समझा देता हूं मैं, ठीक है, यहां नीचे लिख देता हूं। तो हमेशा ध्यान रखना कि 0/एनीथिंग, कुछ भी नंबर हो यहां पे, वो आपका हमेशा 0 के बराबर होता है। समझ आ गई बात। और दूसरी कंडीशन ये है कि एनीथिंग, या मतलब कोई भी नंबर यहां पर आपके पास हो उसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो हमेशा इंफिनिटी होता है, या आप इसको अनडिफाइंड भी बोलते हो। मतलब इंफिनिटी को आप क्या कर सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अनडिफाइंड या इंफिनिटी बोलते हैं, या नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है न्यूमरेटर में 0 तो आंसर में 0, न्यूमरेटर में 0 तो आंसर में 0, बस ये वाली ट्रिक इसको याद कर लो। ये जो ट्रिक है बस ये वाली ट्रिक याद कर लो, ऊपर 0 तो आंसर 0, या न्यूमरेटर में 0 तो सामने 0, यानी कि 0 0 यहां पर आपको सामने दिख रहे हैं। और 0 जैसे ही नीचे जाएगा तो वो वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी या इंफिनिटी बन जाएगी। आ गई बात समझ में, चलो ऊपर चलते हैं। तो देखो,
तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि tan 0 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, sin 0 अपॉन cos 0 कर सकते हैं। तो sin 0 अपॉन cos 0 करा, हमारे पास क्या है 0 अपॉन 1 आया, यानी कि 0 अपॉन एनीथिंग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो tan 0 आप यहाँ पर देखोगे, tan 0 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई, 0 के बराबर मिल गई। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर दो, यहाँ पे sin 30, tan 30 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, sin 30 अपॉन cos 30 के बराबर होगी। sin 30 की वैल्यू क्या है भाई, 1/2 है, इसकी वैल्यू क्या है, √3/2 है। डिवाइड कर लो, कैसे करते हैं, आता ही है 1/2, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1/√3 आ गया। इस तरीके से आपने यहाँ पर tan 30 की वैल्यू भी निकाल ली, 1/√3। इसी तरीके से बाकी की आप वैल्यू निकाल सकते हो। देखो tan 45 निकालना है, sin 45 अपॉन cos 45 कर दो, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 कितना आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। उसी तरीके से 60 डिग्री के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। और 90 डिग्री के केस में जब आप करोगे, यहाँ पे मान लो tan 90 जब निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका, sin 90 अपॉन cos 90 के बराबर आएगा। और sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, और cos 90 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी या अनडिफाइंड। तो आपका यहाँ पर tan 90 जो है किसके बराबर हो गया, अनडिफाइंड या इंफिनिटी के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी टेबल आपको क्लियर हो गई, साइन कॉस टेन की वैल्यूज हमने इन एंगल्स के लिए कैलकुलेट कर ली। अब बाकी वाले जो बाकी बचे हुए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके लिए करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं सो दैट कि हमारे पास स्पेस हो जाए यहाँ पे। तो आप इसको अगर नोट कर रहे हो समझते समझते तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये चीजें फिर बाद में रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, बाकी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रिलेशंस पढ़े उनको यूज करेंगे। तो कोसेक की हमने बात करी थी, कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज अभी हम पढ़ के आए हैं, यानी कि कोसेक की वैल्यू अगर सारे एंगल्स पे निकालनी है तो साइन वाले जितनी भी वैल्यूज है साइन पर, मतलब साइन उतने एंगल पर जितनी साइन की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो आप। यानी कि अगर मैं कोसेक 0 की बात कर रहा हूं तो मैं साइन 0 का रेसिप्रोकल कर दूंगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि 0 का अगर रेसिप्रोकल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो 1/0 हो जाएगा। क्योंकि 0 का मतलब क्या है, एक्चुअली में 0/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/0। और 1/0 क्या होता है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर कोसेक की जो वैल्यू है 0 डिग्री पे क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी या इंफिनिटी बन जाएगी। ठीक है, अब 30 डिग्री पे आते हैं। कोसेक 30 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो साइन 30 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर दो। यहां पर कितना दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2/1 के बराबर हो जाएगा, जिसे हम 2 भी बोल सकते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या, 2/1। 2/1 क्या होता है, 2 होता है। इसी तरीके से 45 पर अगर देखोगे, साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। अब यहां पर देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 है, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये 2/√3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और यहां पर साइन 90 की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये क्या है, 1/1 है, और इसका रेसिप्रोकल करोगे वो भी 1/1 ही आएगा। 1/1 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया। अब आते हैं नीचे सेक थीटा पे। तो सेक थीटा हमें पता है भाई किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि सेक की जितनी वैल्यूज होंगी वो कॉस वाली वैल्यूज की रेसिप्रोकल होंगी। तो सेक 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो वो कॉस 0 का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस 0 यहाँ पर कितना है, 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, 1 ही होता है। ठीक है, सेक 30 की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर 45 की बात करें तो ये 1/√2 है, तो सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर कॉस 90 सॉरी कॉस 60 की जो वैल्यू वो 1/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, या जिसे आप 2 बोल सकते हो। और कॉस 90 की वैल्यू 0 के बराबर है यहाँ पे, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब कि एक्चुअली में ये क्या है, 0/1 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0। और एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इंफिनिटी के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपना लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो जो है आपका कॉट, यानी कि कॉट थीटा। अब हमें ये पता है भाई कॉट थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होती हैं। अभी हम ये ऊपर पढ़ के आए हैं, देखो इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस अभी हमने पढ़े थे
ये तीसरा वाला जो रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, यही पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा होता है, या cot थीटा की अगर आप बात करो तो वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसी रिलेशन को यूज करते हुए अब हम cot थीटा की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो tan थीटा यानी कि 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो tan 0 की वैल्यू कितनी है, 0, यानी कि 0/1, नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 मान लो। तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 1/0, और 1/0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अब 30 डिग्री पे आते हैं, 30 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू या tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा, जिसे आप √3 भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये 45 पर tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया, cot 45 1 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है, या √3/1 बोल सकते हो आप इसे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और यहां पर ये जो tan 90 था वो आपका क्या था, अनडिफाइंड या इंफिनिटी था। तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपने ये पढ़ा कि भाई 1/0 इंफिनिटी होता है, तो अगर आप 0 को यहां ले जाओ, इंफिनिटी को यहां ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि इंफिनिटी के जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो कॉट 90 की जो वैल्यू वो आपकी 0 के बराबर यहाँ पर हो गई, कॉट 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद कर सकते हो अगर एग्जाम में आपको याद नहीं होते। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, एक और आपके पास होमवर्क है, ठीक है, वो ये है कि आप इस टेबल को बिना देखे इसी वाली ट्रिक को इस्तेमाल करके अपने आप से बनाओगे और फिर उससे इस वाली टेबल को चेक करोगे। चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट यहां पर आप ले सकते हो। समझ आ गई बात। तो ऐसे करके आपको दो, ऊपर साइन और कॉस की वैल्यू याद कर लो, फिर टेन वाली कैसे बनाई हमने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को यूज करके। उसके बाद बचे हुए तीन क्या थे, ऊपर वाले तीन के रेसिप्रोकल थे, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट जो था वो आपका टेन का रेसिप्रोकल था। ठीक है, थीटा मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा बिकॉज थीटा की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे, पहले हम थीटा 0 डिग्री मान रहे हैं, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है वो आप याद कर सकते हो, एंड ये वैल्यूज आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने काफी अच्छे से ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब बाकी देखो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने को बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन ये है कि इतना हमने अगर बेस बना लिया है तो बाकी अगर मान लो आगे जो चीजें आएंगी तो वो मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट हमारा वहां पर यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री का वो मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। ठीक है, तो इतना अगर आपका बेस क्लियर होगा तो वो चीजें आप आगे की जो चीजें हैं वो आप अच्छे से अपने आप समझ जाओगे। तो अभी बस आपको यहाँ पर इतनी ही चीजें करनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको होमवर्क बता दे रहा हूँ क्या क्या आपका होमवर्क है। एक तो मैंने आपको बताया कि भाई स्क्वायर से आपको याद करने हैं कहाँ तक, 20 तक। क्यूब्स याद करने हैं आपको कहाँ तक, 15 तक। और एक मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको अल्फा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने थे, ऊपर दिया था। ठीक है, चाहो तो पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेके उसको होमवर्क कर लेना, वो आप चाहो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। समझ आ गई बात। और चौथा जो होमवर्क मैंने दिया है वो मैंने आपको दिया है कि ये जो टी रेशियोज हैं इसकी जो टेबल है स्पेसिफिक एंगल के लिए, किसके लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी एंगल्स के लिए जो टेबल मैंने अभी आपको बनाना सिखाई है, इसको आप इसी तरीके से बिना देखे अपनी कॉपी में बनाओगे। ठीक है, और अगर आप बना लोगे और ये होमवर्क कर लोगे तो आप मेरे को मेरे पर्सनल टेलीग्राम, मेरा पर्सनल टेलीग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, SHIKHER 29, सॉरी एक मिनट, 297 नहीं, यहाँ पर अंडर स्कोर है, ठीक है, SHIKHER यहाँ पर अंडर स्कोर लगेगा और उसके बाद 297, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। तो अगर चाहो तो आप अपना होमवर्क मेरे को यहाँ पर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो अगर भेजोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड मुझे ये लगेगा कि हाँ सच में आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे को अपना होमवर्क जो है इसको फोटो खींच के ये भेज सकते हो, जो भी चीजें हैं टी रेशियोज वाला और बाकी आपका टी रेशियो का जो टेबल है। और बाकी टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं करा, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाके जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और बाकी दूसरों को भी शेयर कर सकते हो, अगर आपके बैचमेट्स वगैरह अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी जरूर ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि अगर पिछले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप नेक्स्ट जो प्रीवियस लेक्चर है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको।
तो बस अपनी जो भी सजेशंस वगैरह है वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।